गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है बेटा आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। बेटा चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग का पार्ट 2। तो चलिए बेटा जून अटेम्प्ट की तैयारी चालू करते हैं एमसीक्यू के साथ, जो आपका 30 नंबर का रहेगा। ओके, हम क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 51 से। ओके, द सरप्लस स्लैश डेफिसिट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन इज एडजस्टेड अगेन। मतलब अगर कोई सरप्लस आता है या तो डेफिसिट आता है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मतलब एनपीओ का, तो कहां एडजस्ट करोगे? क्या नॉन करंट एसेट बनेगा? आंसर इज नो। क्या आप उसको एसेट थोड़ी नहीं बनाओगे। देखो कैपिटल फंड, हाँ सर कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है वो बैलेंस शीट का। लॉन्ग टर्म लोन नहीं बनता, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कैपिटल फंड। आप कैपिटल फंड में उसको ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इसमें कौन सा फीचर्स नहीं है आप लोग का? देखो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है बेटा वो कैशबुक की तरह काम करता है। किसके लिए? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रॉफिट के लिए नहीं होता, जिसको एनपीओ भी बोला जाता है। ठीक है, उसके क्या फीचर्स नहीं है? क्या वो डबल एंट्री सिस्टम होता है? इसके बारे में तुमको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, देखो इट इज प्रिपेयर अंडर कैश बेसिस। हाँ कैश बेसिस में ही होता है, चाहे आप रेवेन्यू खर्चा करो चाहे आप कैपिटल करो। अगर आपने इस टाइम पे पेमेंट कर दिया, यहां पर अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं होने वाला। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। हाँ दोनों कैपिटल रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करता है। तो ध्यान समझना, डबल एंट्री सिस्टम तुम्हारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉलो नहीं होता। समझ आया कि नहीं? फिर अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनमें से कौन सा फीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का? ध्यान समझिएगा, जो आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बेटा सेम प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब नॉमिनल अकाउंट भी है, अक्रूवल में भी करता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। देखो इट इज नेचर ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर अंडर अक्रूवल बेसिस। ठीक है, फिर इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। मतलब ये तो सब हमारे फीचर्स हैं। तो बेटा ऑल ऑफ द आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन ₹8,20,000। कितने का इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग का? 8,20,000 शो करता है। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर वर 74,000। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, मैं बताता हूं आप लोग को। सब्सक्रिप्शन अक्रूड हुआ है बिगिनिंग में 74,000 और एंड का यहां पर फिगर नहीं दिया हुआ है बेटा। तो मैं तुम लोग को एंड का बता देता हूं, आप लोग का फिगर होगा बेटा 40,000 रुपीज। समझ आया कि नहीं? ठीक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर वाज 96,000। 96,000 आपको एंड ऑफ द ईयर में मिला। द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव दैट वुड बी अपीयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। मतलब कौन सा अमाउंट आप लोग का रिफ्लेक्ट होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए कि एक्चुअल में होता क्या है। अब जो आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये बेटा आप लोग का सिस्टम फॉलो करता है अक्रूवल। मतलब अक्रूवल मतलब जिस साल का खर्चा उस साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, चाहे वो एक्सपेंस पे हो चाहे रिसिप्ट हो या ना हो। समझ आया कि नहीं है? जैसे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मेरे को रिसीव नहीं हुआ लेकिन इस साल का, तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। और इस साल का है अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, जैसे पेमेंट आउटस्टैंडिंग होता है, अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया इस साल का खर्चा है, तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होकर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बेटा तुम बेसिस फॉलो करते हो कैश, जिसको एक्चुअल बेसिस भी बोला जाता है। अब हमको निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट निकालना है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं, जरा देखते जाइए। आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है बेटा 8,20,000 रुपए। कितना दिख रहा है आप लोग को? 8,20,000 रुपए दिख रहा है। मतलब ये वो पैसा है बेटा जो अक्रूड ड्यूरिंग देयर आउटस्टैंडिंग, सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब हुआ क्या ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बचा था बेटा आप लोग का 74,000। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताओ, 74,000 तो पिछले साल का, लेकिन पिछले साल नहीं मिला, तो क्या कैश में इस साल मिला होगा? आंसर इज यस। तो बेटा ये तो मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में आना चाहिए, तो 74,000 में इंक्लूड कर देता हूं। और फिर जो 40,000 इस साल आउटस्टैंडिंग है। इस साल आउटस्टैंडिंग है मतलब इस साल नहीं मिला होगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्डेड है क्योंकि इस साल का है वो। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसको मैं माइनस कर दूंगा 40,000 को आपका। समझ आया कि नहीं? फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर में मुझे एडवांस मिला है। जरा ये बताओ, जो 96,000 एडवांस है वो इस साल का है क्या? अगर इस साल का होता तो एडवांस क्यों बोलते? आने वाले सालों के लिए, फ्यूचर के लिए दिया है। तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर में आया होगा? आंसर इज नो। इनकम एक्सपेंडिचर में उसी साल का आता है, तो बेटा कैश तो एक्चुअल में रिसीव हो गया, तो हम लोग कलेक्ट करेंगे प्लस 96,000। तो जरा देखिए इसका टोटल आप लोग का कितना आता है? 8,20,000 प्लस 74,000 माइनस 40,000 प्लस 96,000। आपका आंसर आता है बेटा 9,20,000।
50,000। समझ आया कि नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, नो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग को 55। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ₹7,64,000। मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप लोगों का 7,64,000 आया। मतलब ये बेटा अप्रूवल में है कि कैश में? कैश बेसिस में फॉलो होता है आप लोग का। ठीक, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर वर 32,800 एंड 12,600। ध्यान समझना, ड्यू था बेटा ओपनिंग। देखो ओपनिंग जो 32,800 था ना, वो इस साल का नहीं है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूडेड होगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। और 12,800 क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल का था जो नहीं मिल पाया, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं है तो बेटा मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा उसको। सेम, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर वॉज 5200। पिछले साल का बेटा एडवांस था, उस साल हमने एडवांस दिया था, इस साल का दिया होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा, हमको इंक्लूड करना पड़ेगा उसको। तो आप लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? 7,64,000 माइनस 32,800। अब इसको मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि ध्यान समझिएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिल चुका होगा, ठीक है, जो हमारे ईयर का पार्ट नहीं है। और 12,600 हमारे ईयर का पार्ट है जो नहीं मिल पाया था, तो मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा वो। ठीक है, सेम वैसे ही 5,200 आप लोग का। चलो बेटा कंप्यूट करते हैं, देखते हैं आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। 7,64,000 माइनस 32,800 प्लस 12,600 प्लस 5,200, आपका आंसर आता है बेटा 7,49,000। इज दैट क्लियर? करेक्ट आंसर आप लोग का होगा बेटा ए। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम? देखो बताने से पहले बता देता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है बेटा जो पहले बात तो डबल एंट्री फॉलो नहीं करता। कब क्या करना है कोई माई बाप नहीं है, जीपी उठाएंगे उसी को हम लोग कर लेंगे, मतलब पूरे पूरे एस्टिमेशन में चलता है। देखो कब डबल एंट्री लिखोगे, कब सिंगल एंट्री लिखोगे, कब कोई एंट्री लिखोगे, कोई माई बाप नहीं है इसका। समझ आया कि नहीं आया? ध्यान समझना, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इसमें रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पर्सनल और कैश रिकॉर्ड होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो देखते हैं। इट इज अ कैजुअल, अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। आंसर इज यस। भाई कैजुअल है, अनसाइंटिफिक है, अनरिलायबल है, कोई इसका बेस नहीं होता। ठीक, फिर इट इज अ मिक्सचर ऑन नो एंट्री एंड सिंगल एंड डबल एंट्री। यस, ये भी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। यूजुअली ओनली द कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश पर्सनल होता है, मैंने बताया था बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखो सिंगल एंट्री में क्या होता है ना, पर्सनल अकाउंट कैश, जैसे कि मिस्टर डी जो मेरा डेटर है, मेरे को 10,000 रुपए दिया, मतलब मिस्टर डी से 10,000 रुपए मिला, बस 10,000 उसका कम करूंगा, डी का कैश 10,000 बढ़ा दूंगा, खत्म। ऐसा ही सिंगल एंट्री चलता है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव फीचर्स होगा। ठीक, बेनिफिट्स ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का बेटा बेनिफिट एक चीज समझ जाओ कि एकदम इजी टास्क है, आप लोगों को क्वालिफाइड पर्सन नहीं चाहिए। जो छोटे मोटे लेवल वाले रहते हैं वो लोग एक काम करते हैं। जो बड़े इंडस्ट्री में बेटा कंपनी सिंगल एंट्री फॉलो नहीं कर सकते, उनको अलाउ भी नहीं किया जाता, कंपनी सेट मना कर देता है। ठीक है, इट इज क्विक एंड इजी टू मेंटेन। यस भाई, क्विक है, इजी टू मेंटेन है, ताम झाम नहीं करना है आप लोग को। वन डज नॉट रिक्वायर इंप्लॉइंग अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। यस, ये भी करेक्ट है बेटा, आप लोग क्वालिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत भी नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल वेयर द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इज नॉट लार्ज। छोटा मोटा एक्टिविटी उनको लिए बेनिफिट होता है। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑल ऑफ द अबव। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनफोर्स मेकिंग ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। देखो कोई भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होता है बेटा नए एग्रीमेंट का। क्वेश्चन तुम्हारा पार्टनरशिप का, एक्चुअली ध्यान समझना, चेंज होता है एग्रीमेंट में, लेकिन एग्रीमेंट तुम्हारा एंड नहीं हो पा रहा है। एंड नहीं हुआ ना, आप पार्टनरशिप बंद नहीं कर पा रहे हो, मतलब रिकंस्टिट्यूट कर रहे हो भाई, नया एग्रीमेंट बना रहे हो तुम। कौन कौन सा केस होता है? एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या आप लोग रिवैल्यूएशन करते हो? आंसर इज नो। रिवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पे होता है। हो सकता है कि वो बेटा रिकंस्टिट्यूशन है, लेकिन आप लोग करेक्ट आंसर होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब आप चेंज करते हो बेटा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को नया एग्रीमेंट में, उसको रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है। रिलाइजेशन तो डिसोल्यूशन टाइम बनता है। ठीक है, फिर the excess amount which the firm can get on selling its assets over and above the sellable value of it is called। जैसे कि देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एसेट को आप सोल्ड करते हो उसके सेलेबल अमाउंट ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि 100 रुपए का एसेट है, उसको मैंने 120 में बेच दिया, तो जो बेटा 20 रुपए जो मैं ज्यादा गेन कर रहा हूं ना, मेरे वैल्यू है, वो मेरा इमेज है मार्केट में, उसी कारण बेटा उसे गुडविल बोला जाता है। समझ आएगी ना? सरप्लस नहीं होगा, सुपर प्रॉफिट भी नहीं होगा, रिजर्व नहीं, क्या कहलाएगा आप लोग का? ये गुडविल कहलाएगा। क्लियर है बेटा लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर when a firm is dissolved the amount realized from an unrecorded asset is credited to। अब देखो जब फर्म आप लोग का डिसॉल्व हो गया मतलब तुम्हारे बुक्स में एसेट्स तो होने वाले नहीं है, सबको तुम रिलेशन में डाल के खत्म कर देते हो। अब कोई भी अगर एसेट रियलाइज होता है तो किस में क्रेडिट करोगे? देखो सबसे पहले आप लोग एंट्री समझिए, इसमें तुम लोग एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
क्योंकि अगर आप लोग का फर्म अगर डिसॉल्व होता है बेटा, उस केस में एक ही अकाउंट मेन बचता है, रिलायशन, जिसके थ्रू आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो इसमें पूछा गया है कि आप क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे बेटा आप लोग रिलायशन अकाउंट को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द सेक्रीफाइस रेशियो इज यूज एट द टाइम ऑफ, देखो सेक्रीफाइस रेशियो मतलब क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स होते हैं बेटा वो रेशियो को सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि दो पार्टनर थे ए और बी, उनका रेशियो था समझो 1:1। अब इन्होंने नया एक पार्टनर ला लिया 1:1:1। देखो अगर प्रॉफिट 3 रुपए का होगा ना बेटा, तो पहले 1.5 रुपए मिलता था, अब इनको मिलेगा 1-1। तो मतलब ये जो करेंट पार्टनर है ना बेटा, वो सेक्रीफाइस करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन होगा तभी सेक्रीफाइस करेंगे, रिटायर होता है तो गेन करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का, एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट नहीं हो सकता, डेथ भी नहीं हो सकता, डिसॉल्व, ये सब टाइम पे गेनिंग करते हैं। ठीक, फिर द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एज शोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट। अब देखो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है, एक्चुअली जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है बेटा, एक पॉलिसी होता है जो पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप फॉर्म लेता है। बेटा ये जो आप लोग का शो होता है, क्या एनुअल प्रीमियम होता है, नहीं, एनुअल प्रीमियम को बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, टोटल प्रीमियम नहीं, अमाउंट रिसीवेबल मैच्योरिटी नहीं, वो जाएगा बेटा आप लोग के सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। जो आप लोग का सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी होगा, उसी में तुम्हारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस दिखेगा। क्लियर है, फिर when the books of amalgamation of the firm are being closed then the assets and liability are transferred to। अब ध्यान समझना, अब अमलगमेट होगा मेरा फर्म, अमलगमेट होना है मतलब बेटा मैं पूरे एसेट्स को रियलाइज करूंगा, लाइबिलिटी को भी रियलाइज करके पे करूंगा। तो क्या कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नहीं, रिवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं, रिवैल्यूएशन तो सिर्फ एडमिशन का टाइम बनता है। तो बेटा ये होगा आप लोग का रियलाइजेशन, आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। देखो जो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, ठीक है, एसेट्स को एक साइड लिखे, फिर लाइबिलिटी को भी लिख दिए, फिर उसको रियलाइज किए, एसेट को फिर पे कर दिया। अब जो पैसा बचता है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस हो, बेटा वो किस में बटेगा आप लोग का, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है कि नहीं, फिर द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज, देखो परचेस कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है बेटा एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। जैसे कि एक फर्म है ए एन कंपनी, वो एक्वायर कर रही है बी एन कंपनी को। जैसे ए एन कंपनी बी एन कंपनी को एक्वायर किया, तो बी एन कंपनी को तो कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ेगा ना। अब देखो जो बेटा पैसा का वैल्यूएशन होता है ना, उसके एसेट्स और लाइबिलिटी को, जैसे नेटवर्थ मान लो, मतलब समझो उसका 100 रुपए का एसेट है, लेट्स अज्यूम 100 रुपए का अगर एसेट है, 80 रुपए की लाइबिलिटी है, तो आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि उसको मैं 20 ही रुपए दोगे ना, 100 उससे एसेट ले रहे हो, 80 लाइबिलिटी 20 ही दोगे ना, इसी को बेटा नेट एसेट भी बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया, तो बेटा परचेस कंसिडरेशन आपका कंप्यूट होता है नेट एसेट मेथड से। क्लियर है कि नहीं, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन, अब बताओ बेटा रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है। जरा एक बात बताओ, द एसेट्स आर नॉट in the hands of the same firm, the assets are in the same firm, both of this case और none of the above। अब देखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट तुम कब ओपन करोगे, जब बेटा एसेट्स उस फर्म के नाम पे नहीं होने वाला। जैसे रियलाइजेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन, अब आगे किसी और के नाम पे हो गया भाई, तो एसेट्स आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ द सेम फर्म, उस फर्म के अकाउंट में नहीं होगा। जैसे कि ए एन कंपनी और मैंने बी एन कंपनी का आप लोग का पहले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया। अब बी एन कंपनी कर रहा है बेटा अपने एसेट्स को सेल, मतलब फर्म को पूरा टेक ओवर मरवा रहा है, मतलब ए एन कंपनी टेक ओवर कर रहा है उसको। तो ए एन कंपनी तो रिलेशन बनाएगा नहीं, बनाएगा कौन, बी एन कंपनी। जब बी एन कंपनी रिलेशन बनाएगा तब बनाएगा बेटा जब एसेट्स उसका है ही नहीं, अब भी क्या वो समझ आया कि नहीं आया, ठीक। वेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होता है बेटा, एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यू कर रहे हो एसेट्स को, तो बेटा जब मेरा एसेट्स खुद का है तभी मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं, यस। एसेट्स आर रिमेन इन द सेम फर्म, देखो ओपन मार्केट में सोल्ड होता है तो नहीं लगता बेटा, रियलाइजेशन होता है। एसेट्स आर नॉट इन द हैंड ऑफ द सेम फर्म, वो भी रियलाइजेशन का होता है। तो एसेट्स रिमेन इन द सेम फर्म, तब आप लोग का रिवैल्यूएशन बनता है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, मतलब इनमें से आप किसको एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस बोलोगे। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप को ही बोल सकते हो, मतलब पार्टनरशिप कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ सोल प्रॉपर्टी, ये भी आप लोग का एक्विजिशन हो सकता है। तो बेटा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, दोनों आप लोग का कन्वर्जन होता है, मतलब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस होता है। क्लियर है, फिर अनपेड बैलेंस मस्ट बी पेड इन, अब एक्चुअली क्या होता है ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आप लोग का। अब जैसे कि मैं अमलगमेट, फिर वही एग्जांपल, ए एन कंपनी ने बी एन कंपनी को एक्वायर किया, ठीक है, ए एन कंपनी ने बी एन कंपनी को एक्वायर किया। अब समझो इसको नेट एसेट 20 रुपए देना है, समझ आया कि नहीं। अब देखो 20 रुपए जो देना है, या तो वो कैश में दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। अब बात हुआ जो अनपेड बैलेंस है, जो बेटा पैसा बच गया, उसको किस में पेमेंट करेगा। अब जनरली जो पेमेंट होता है ना बेटा, वो आप लोग का कैश में पेमेंट होता है जनरली। अगर यहाँ कैश नहीं लिखा होता ना तो बेटा, अब देखो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कंपनी थोड़ी ना यार,
कंपनी का थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पास कहां क्लियरिफाई हुआ है कि कंपनी उसको खरीद रहा है? एक बात बताओ, कंपनी अगर खरीदता तो डिबेंचर देता ना, अगर पार्टनरशिप ही खरीद रहा तो भाई कैश में देगा ना, उसके बाद कहां डिबेंचर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आएगा? वो तो खुद पार्टनरशिप फॉर्म है। समझ आया कि नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा कैश। क्लियर है? फिर 70, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर अ नेट एसेट बेसिस। नेट एसेट बेसिस में क्या होता है? टोटल एसेट को लेते हो? नहीं। टोटल लाइबिलिटी को? वो भी नहीं। फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी टेकन ओवर। यस, ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। मतलब फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, वो होगा टोटल एसेट, और माइनस करेंट लाइबिलिटी आप लोग का क्या होता है? नेट एसेट बेसिस कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? फिर क्वेश्चन नंबर 71, Which of the following is our payment basis of discharge of the purchase consideration? देखो, परचेस कंसिडरेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? कैश भी हो सकता है बेटा और शेयर भी हो सकता है। अब देखो, कैश यहां दिया हुआ है, अब आप सर शेयर को भी कैसे बोल सकते हो? देखो इस केस में ना, अगर शेयर नहीं होता तो मैं सिर्फ कैश को मानता, आप लोग का बोथ भी दिया हुआ है, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा बोथ। तो यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि परचेस कंसिडरेशन आपस कंपनी का आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ओके, फिर अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर। देखो अब हम लोग पहुंचते हैं बेटा हायर परचेस की ओर। अब हायर परचेस एक्चुअल में होता है कि जैसे कि देखो, तुम लोग अगर गाड़ी खरीदना है तो जनरली मोस्ट ऑफ द 90% पीपल ना कैश थोड़ी खरीदते हैं, पहले कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट करेंगे, फिर उसको उठा लेते हैं गाड़ी को। अब आप लोग 24 महीने तक ईएमआई पे करोगे, ठीक है? यही तुम्हारा हायर परचेस है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग के लिए ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। लेकिन बेटा एक्चुअल में ना एग्रीमेंट ट्रांसफर कब होगा पता है? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। क्लियर है कि नहीं? अंडर अ हायर परचेस एग्रीमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर एज सुन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट होता तब नहीं होता बेटा, अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होता बेटा, आप लोग का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है बी। क्लियर है? फिर फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज फॉरफिटेड अंडर। देखो पूरे के पूरे कैश प्राइस बेटा कब फॉरफिट हो सकते हैं? देखो एसेट अक्रूवल मेथड ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है? क्रेडिट परचेस विद इंटरेस्ट मेथड होता क्या है ना, जैसे कि आपने क्रेडिट परचेस किया और इंटरेस्ट मेथड, क्रेडिट परचेस किया और आपको इंटरेस्ट भी लगा, जैसे ईएमआई में आपका इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो बेटा अगर आपने पैसा नहीं दिया तो पूरे के पूरे अमाउंट को फॉरफिट भी किया जा सकता है। तो क्रेडिट परचेस विद इंटरेस्ट मेथड आप लोग करेक्ट आंसर है, ठीक है? फिर आप लोग कहते हैं 75, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द सेलर ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज, जैसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम वही ईएमआई, आपने एक गाड़ी लिया ईएमआई टीवीएस कंपनी से, ठीक है? क्या टीवीएस कंपनी को कैश सेल्स मानेगा या क्रेडिट सेल मानेगा? भले उसको आप डाउन पेमेंट कर दो, 20,000 आपने डाउन पेमेंट किया, 80,000 आपने क्रेडिट पे लिया, तो भी बेटा उसको क्रेडिट सेल ही ट्रीट करेगा, उसको मिक्स सेल नहीं ट्रीट कर सकता ना, तो कैश ट्रीट कर सकता है। समझ आया कि नहीं? तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा बेटा ए, क्रेडिट सेल। फिर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट। इंटरेस्ट किस में चार्ज होता है? क्या पेड अमाउंट में होता है ना? जो पैसा दे दे उसमें क्यों होगा भाई? आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज द करेक्ट आंसर। हायर परचेस प्राइस भी नहीं होता भाई। हायर परचेस प्राइस तो एक्चुअली क्या होता है ना, 1 लाख का मैंने समझो जुपिटर लिया गाड़ी, ये तो मेरा हायर परचेस प्राइस होता है। इसके दो हिस्से, एक डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट आप लोग का 20,000 हो गया भाई, और उसके बाद आप लोग का ईएमआई कॉस्ट, ठीक है, वो आप लोग का होने वाला है 80। तो टोटल ये हायर परचेस हुआ। तो आप लोग इंटरेस्ट क्या 1 लाख में दोगे? नहीं, आप लोग दोगे बेटा 80,000 में, उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्लियर है? ठीक। एसेट्स आर जनरली रिपोजेस एज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो रिपोजेस एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो अब जैसे कि मैंने टीवीएस कंपनी से गाड़ी खरीदा, अब मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, वो क्या करेगा? ले लेगा ना भाई एसेट को मेरे से। अब कौन से वैल्यू मिलेगा? म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू मिलेगा। मतलब किस अमाउंट पे लेगा भाई? हम लोग जो आपस में डिसाइड करेंगे उसमें ही लिया जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो करेक्ट आंसर है बेटा वैल्यू। करेंट प्राइस नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट ड्यू भी नहीं हो सकता, हम दोनों जो एग्री करेंगे उसको लेना पड़ेगा। उसी कारण बुक्स ऑफ अकाउंट में ना बायर को प्रॉफिट भी हो जाता है कई बार। अब हुआ क्या ना, अब वही जुपिटर की बात करता हूं मैं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते 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 उस एसेट का भी 70,000 हो चुका था, वो उसको ले लिया 80,000 में। तो क्लियर मेरे को 10,000 का फायदा दिख सकता है। क्लियर है कि नहीं? बुक्स ऑफ अकाउंट में आप लोग को बनाना पड़ सकता है। फिर सेक्शन क्वेश्चन 78 सेम है, क्वेश्चन 79 पढ़ते हैं। द हायर परचेसर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स कैन नॉट। अब देखो हुआ क्या, जो हायर परचेस है, जिसने हायर में लिया है बेटा गाड़ी को, क्या उसको डैमेज कर सकता है? नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, प्लेज और सेल नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा उस केस में वो मालिक ही नहीं है जब तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता। तो बेटा ना तो डैमेज कर सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना तो प्लेज कर सकता है, ना सेल, कुछ भी नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक। फिर इन केस ऑफ डैश रिपोजिशन द हायर वेंडर टेक बैक द पोजीशन ऑफ द ऑल गुड्स। मतलब जो हायर वेंडर है पूरे पूरे पोजीशन को ले लेता है बेटा। रिपोजिशन में ना कुछ एक पार्टली होता है, फुल भी होता है, जिसको कंप्लीट या फुल भी बोला जाता है। तो कंप्लीट भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, फुल भी हो सकता है। यहाँ पास दोनों दिया है, कंप्लीट और फुल। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्लीट और फुल। कंप्लीट एंड फुल नहीं है आप लोग का। समझ आया कि नहीं आया? फिर देखते हैं एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक अराइज व्हेन। अब ये क्वेश्चन अपने डिपार्टमेंट का आ रहा है आप लोग का, या तो कंसाइनमेंट का। अब देखो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक एक्चुअल में होता क्या है?
पर्सन जो गुड्स को सेंड कर रहा है, ठीक है, चाहे वो डिपार्टमेंट भी मान लो, चाहे कंज्यूमर मान लो, चाहे डिपार्टमेंट को मानता हूं मैं, जैसे कि आप लोग का मेन ब्रांच है, वो आप लोग का जो हेड ऑफिस आपको गुड्स को सेंड करता है बेटा इनवॉइस प्राइस में, समझ आएगी ना। सपोज उसको कॉस्ट पड़ रहा है 100 रुपए, ठीक है, अब उसने आपको सोल्ड किया समझो 25 रुपए, 125 रुपए प्रॉफिट में आपको उसने ट्रांसफर किया 125 में, इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। अब एक्चुअली बताओ क्या डिपार्टमेंट ने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया तो 25 रुपए क्या उसका एक्चुअल में प्रॉफिट? आंसर इज नो, सिर्फ दिखाने का भाई। तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक तभी होता है, पता है, उस स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है जब बेटा आईपी मेथड में ट्रांसफर होता है, कॉस्ट में नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, इसमें होता ही नहीं है, इंटर डिपार्टमेंट होगा तभी होगा। गुड्स आर ट्रांसफर बाय द ट्रांसफर डिपार्टमेंट कॉस्ट में नहीं होता। गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफर डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसको आईपी मेथड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा बेटा सी। आगे बढ़ते हैं। इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग लाइटनिंग हीटिंग एक्सपेंसेस आर अपोर्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट इन रेशियो। अब देखो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में अपोर्शन मतलब होता क्या एक्चुअली, देखो एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी। अब भाई इन लोग का समझो जो लाइटनिंग में इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब जलाते हैं उसका चार्जेस तो एक आएगा भाई। अब जो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर डिपार्टमेंट का अलग थोड़ी नहीं देगा। अब बात ये आता है कि आप तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग कैसे बांटोगे, तो बेटा बेस्ट अपोर्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे कि इसके केस में मैं बताता हूं लाइटिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस, देख लो भाई। अब जैसे कि डिपार्टमेंट ए में समझो 10 बल्ब लगे हुए हैं, बी में 50 लगे हुए हैं और सी में 20 लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बी को 50 के रेशियो में दे दो, ए को 10 के में दे दो, सी को 20 के में दे दो। मतलब अपॉर्चुमेंट का रेशियो आपको बस तैयार होना चाहिए। सेल्स बेसिस आप लोग का नहीं हो सकता, परचेज भी नहीं, नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट जो मैंने बल्ब बोला, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके, फिर in which of the following methods of branch accounting abnormal loss does not require any separate treatment, मतलब इसमें से कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा ब्रांच का जो आप लोग का जो एबनॉर्मल लॉस है उसको अलग से ट्रीटमेंट नहीं करता, वो तो डेटर मेथड। देखो डेटर मेथड में एबनॉर्मल लॉस का अलग से ट्रीटमेंट आप लोग को नहीं करना है, बाकी में आप लोग को करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, Which account is used for transaction concerned with head office supplying resource to the branch? अब एक बात बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है बेटा जो ट्रांजैक्शन बताता है हेड ऑफिस जो ब्रांच को सप्लाई करता है? तो देखो बेटा एक मेन अकाउंट बनता है जिसको ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट तो इसमें बनेगा नहीं, करेंट भी नहीं बनता, जॉइंट वेंचर भी नहीं बनता, जॉइंट वेंचर का नाम का चीज ही नहीं है ब्रांच अकाउंटिंग में। तो आप लोगों का कौन सा बनेगा बेटा? ब्रांच अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड। देखो ऐसा ब्रांचेस ना पूरा सिस्टम नहीं रखता बेटा, उसको इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है ना, जो ब्रांच ना अपना खुद का अकाउंटिंग रखता है, और जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है ना बेटा पूरा होल रखता है। मतलब जैसे कि एक हेड ऑफिस है आप लोग का, 3 ब्रांच है ए बी और एक सी, आप लोग का 3 ब्रांच है। चलो अब जो ए ब्रांच है वो इंडिपेंडेंट है और बी सी आप लोग का डिपेंडेंट है। जो बी और सी है ना बेटा वो एचओ के साथ बुक्स अकाउंट बनेगा, एक अलग ही बनेगा। मतलब क्या पूरा सिस्टम रखता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच है बेटा वो आप लोग का पूरा सिस्टम अकाउंटिंग नहीं रखता। समझ आएगी। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 86, द हेड ऑफिस प्रिपेयर ब्रांच अकाउंटिंग टू फाइंड आउट अर्न बाय द ब्रांच। क्यों बनाता है? डिविडेंड के लिए। डिविडेंड तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है भाई, सो क्या मतलब? रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू तो सेल्स होता है, कैपिटल नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हेड ऑफिस को पता तो चले भाई उस पर्टिकुलर ब्रांच से आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, while treating the abnormal loss under stock and debtor system of maintaining branch account, loading on abnormal loss is transferred to। अब ध्यान समझना, लोडिंग मतलब होता है बेटा तुम्हारा वही रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व जो आप आईपीए में फॉलो करते हो। अब जो एबनॉर्मल लॉस है, देखो एबनॉर्मल लॉस ना बेटा तुम्हारा स्टॉक का एडजस्टमेंट है, तो किस में ट्रांसफर होगा? वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं, ब्रांच डेटर में भी नहीं, तो बेटा आप लोग का ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर है कि नहीं। फिर क्वेश्चन 88 आता है, अकाउंट इज अ प्रैक्टिकल मींस ऑफ कंट्रोलिंग द स्टॉक एट द ब्रांच। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है बेटा जो आप लोग को स्टॉक को प्रैक्टिकल मींस में कंट्रोल करता है? देखो जो स्टॉक एडजस्टमेंट है ना बेटा वो तुम्हारा आईपी मेथड के कारण बनता है, प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं। बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, ब्रांच अकाउंट भी नहीं होता आप लोग स्टॉक के लिए। समझ आया बेटा। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। अंडर डेटर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन अ ब्रांच अकाउंट। अब देख बात बताओ, जब आप ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम बनाते हो इसमें कौन सा अकाउंट है बेटा जो आप लोग का अपीयर नहीं होने वाला? क्लियर। अब देखो ना, क्या कलेक्शन फ्रॉम द डेटर, देखो कलेक्शन फ्रॉम द डेटर आप लोग का बनता है, पेमेंट टू क्रेडिटर भी बनता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी बनता है। क्रेडिट सेल का कोई इसमें हिसाब नहीं है, क्रेडिट सेल आप लोग को नहीं करना है, कलेक्शन फॉर द डेटर में ही अकाउंट में इंक्लूड होगा। ठीक है।
अंडर डेटर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट। अगर आप मेंटेन करते हो डेटर सिस्टम में कौन सा आप लोग को दिखेगा? क्रेडिट परचेस नहीं भाई। गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू द ब्रांच, हाँ ये दिख सकता है भाई। और गुड्स रिटर्न बाय द डेटर टू एचओ ये नहीं दिखता। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी नहीं। सब एक अलग से एडजस्टमेंट, मेन अकाउंट बनता है, ब्रांच उसी में दिखता है ये सब चीजें। अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच ये अलग से आप लोग को दिखता है। क्लियर है कि नहीं? फिर इफ एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस फाइल अ सूट ऑन बिजनेस इट इज कंसिडर्ड इन द बुक्स। अब देखो कोई एम्प्लॉय ने ना बिजनेस के ऊपर लीगल सूट फाइल कर दिया, एम्प्लॉय ने किया ना, बिजनेस ने किया, तो पता है अब इसमें चांसेस क्या है कि केस हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं भाई। एम्प्लॉय जीत सकते हैं, हम हार सकते हैं। मतलब ये पता है ये ना कंटिंजेंसी हो रही है। मतलब हो सकता है कि हम जीत जाए, हो सकता है हम हार सकते हैं, तो कंटिंजेंट बोलते हैं, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो बेटा इसको आप लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोले। कंटिंजेंट एसेट नहीं बनेगा, ठीक है, लाइबिलिटी बनता है। लीगल एक्सपेंस हम लोग थोड़ी खर्च किए भाई, लाइबिलिटी बनेगा लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनेगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का डी। ठीक, फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन है। अब देखो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? आप लोग का जो बड़े बड़े खर्च, जैसे फिक्स एसेट खरीद लिया आपने, ठीक है, आपने एक मशीनरी खरीद लिया, मतलब पीपीई खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, ये सब बेटा कहां जाता है? आप लोग देखो एसेट साइड में जाता है। देखते हैं एसेट साइड तो बैलेंस शीट, ये करेक्ट लग रहा है। लायबिलिटी साइड में नहीं जाता। डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं भाई रेवेन्यू खर्चा थोड़ी ना जो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें से कौन सा बेटा मेथड नहीं है आप लोग का? सिंकिंग फंड होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी होता है, वर्किंग और भी होता है। एसेट लाइफ साइकिल मेथड आप लोग का नहीं होता डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? फिर आप लोग का आता है इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 1,25,000। तो ध्यान समझिएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना आप लोग का? 1,25,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 कम है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, देन वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। आप लोग को निकालना है, स्मॉल सा कंप्यूटेशन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा कंप्यूटेशन हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप लोग का अगर एवरेज इन्वेंट्री है बेटा 1,25,000 रुपए, समझ आए कि नहीं? 1,25,000 आप लोग का एवरेज इन्वेंट्री दे रहे हैं, और बोलता है कि आप लोग का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10,000 कम है ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताइए? एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जो डाटा आपके पास है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, फिर बात करते हैं। अब देखो आप लोग का एवरेज इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है बेटा आप लोग का 1,25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको नहीं पता तो एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है। अगर मैं मानूं कि बेटा आप लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 10,000 डिवाइड बाय 2। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बेटा हम बना सकते हैं। अब इसको दोनों अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूं तो ये आएगा बेटा 2,50,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 10,000। समझ आए कि नहीं? ये आप लोग को फिगर आने वाला है। अगर मैं इसको और फॉर्मुलेट करूं तो 2x इज इक्वल टू 2,60,000 आएगा। सो x इज इक्वल टू आप लोग का आएगा 1,30,000। ये बेटा मेरा ओपनिंग का है। क्वेश्चन पूछा है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में क्या बोलता है आप लोग का? क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन ओपनिंग। ओपनिंग अब कितना आया बेटा आप लोग का? 1,30,000। तो क्लोजिंग कितना आएगा? 10,000 माइनस कर दोगे तो 1,20,000 आप लोग का करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। द एकोमेंडेशन बिल इज ड्रॉन। अब देखो एकोमेंडेशन बिल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन है। देखो एकोमेंडेशन बिल एक्चुअल में होता क्या पता है? ये एक्चुअल बिल नहीं है। जब ड्रॉअर और ड्रॉई को पैसे की जरूरत होती है ना बेटा, काइंड ऑफ फेक बिल जनरेट करते हैं लोग और जाके डिस्काउंट करा देते हैं बैंक में। मतलब इन लोगों को क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। जब दोनों के पैसे की जरूरत पड़ती है ना बेटा तब होता है। ये एक्चुअल सेल और परचेस में नहीं होता। ठीक है, एकोमेंडेशन बिल इज ड्रॉन टू फाइनेंस एक्चुअल परचेस ऑफ गुड्स। नहीं भाई, एक्चुअल परचेस गुड्स नहीं होता। ट्रेड ट्रांसमिशन के लिए नहीं। When both parties are in need of fund, yes, जब दोनों पार्टी बेटा पैसे की जरूरत में होते हैं तब एकोमेंडेशन बिल ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर इज ट्रांसफर टू एक्स अकाउंट इन अ डेटर लेजर। इन दिस केस अब क्या हुआ ना, एक्स अकाउंट का जो क्रेडिट लेजर है बेटा वो ट्रांसफर होता है एक्स अकाउंट के डेटर लेजर में। मतलब एक्स अपना क्रेडिटर भी है और एक्स अपना डेटर भी। इस केस में क्या होगा? एक्स अकाउंट इन डेटर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ध्यान समझना बेटा, जो एक्स का अकाउंट डेटर है ना उसको वापस डेबिट करोगे। अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर ट्रांसफर हो रहा है बेटा डेटर का तो उसको तुम लोग क्रेडिट करोगे। समझा? उल्टा इफेक्ट होता है ना, क्योंकि तुम यहाँ पास नट सेल कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो, मतलब ठीक कर रहे हो उसको।
एक्स अकाउंट इज इन क्रेडिटर अकाउंट विल डेबिटेड, ये करेक्ट आंसर है। आपने एक्स अकाउंट जो आप लोगों का क्रेडिटर था उसको खत्म करें तो डेबिट करोगे, तो मैंने बी आप लोग का करेक्ट आंसर मैंने डेबिट किया। सस्पेंस अकाउंट तो आता ही नहीं तुम लोग का। ठीक, फिर ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट, अब ध्यान समझना, ग्राउंड रेंट एक्चुअल में क्या होता है, मिनिमम रेंट तो होता है, लेकिन मिनिमम रेंट से ज्यादा ना कुछ ना गवर्नमेंट फिक्स करती है, आप लोग को इतना रेंट देना ही पड़ेगा बेटा, ये आप लोग का ग्राउंड और सरफेस रेंट होता है। मिनिमम रेंट करेक्ट आंसर हो सकता है, देखते हैं अभी। मैक्सिमम रॉयल्टी पेबल, फिर मिनिमम रॉयल्टी पेबल और फिक्स रेंट पेबल इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट। ठीक है, ये आप लोगों का डी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये तुम्हारा ना रॉयल्टी चैप्टर का, एक्चुअली में पुराने सिलेबस का, लेकिन जो ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट है ना बेटा, लॉ में तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, उसी कारण मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया इशूड बाय, भाई कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो देता है बेटा, कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट देता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। यहाँ पास पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कौन देता है बेटा, आप लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। 99 एज ऑन 31 मार्च 2017 डेटर्स एंड एडिशनल बेड डेप्ट आर 8 लाख एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब 2017 के लास्ट में आप लोग का डेटर था बेटा 8 लाख और आप लोग का बेड डेट था एडिशनल बेड डेप्ट 10,000। इफ द प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट इज मेड एट 5% ऑन डेटर देन द अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन विल बी, 5% आप लोग को डेटर में बनाना है, तो बेटा क्लोजिंग डेटर में बनाना पड़ेगा। तो आप लोग का क्लोजिंग डेटर होने वाला है 8 लाख माइनस 10,000 क्लोजिंग डेटर होगा बेटा, इसमें आप 5% निकाल लो, कितना आता है जरा देखते हैं। 8 लाख माइनस 10,000 इंटू 5%, आप लोग का आंसर आएगा बेटा 39,500, तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा सी। क्लियर है बच्चा लोग, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ वाले बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट वाले, क्योंकि उनका प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो बेटा ये आप लोग का होगा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है, फिर क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन पर, बेटा ये आप लोग का सेल्फ लेजर बैलेंसिंग का है, पुराने सिलेबस क्वेश्चन है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा आप लोग का, ये कैश अकाउंट है। क्लियर, तो ये क्या होगा आप लोग का रियल अकाउंट होगा, समझ गए। फिर A resource owned by the business with purpose of using it for generating future profit is known as, देखो ऐसा रिसोर्स जो बेटा बिजनेस यूज करता है जनरेट करने के लिए प्रॉफिट, एक्चुअली पता है ये आप लोग का एसेट होता है। एसेट का डेफिनेशन याद करें मैंने क्या पढ़ाया था, ऐसा चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदते हैं जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला, वही तो मिल रहा है ना, आप प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए यूज करते, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, आप किस लिए यूज करते हो बेटा, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए यूज करते हो। तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा इस केस में, एसेट इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का आउटवर्ड इनवॉइस इज इशूड इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, अब देखो आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड बाहर जाने का, कब गुड्स आप लोग का बाहर जाता है बेटा, सेल करते होता, परचेज बुक में नहीं जाएगा, सेल्स बुक में आप लोग को जाएगा बेटा आउटवर्ड इनवॉइस। समझ आया क्या? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर, मतलब कैपिटल नेचर में क्या है, कमीशन ऑन परचेज, बेटा कमीशन ऑन परचेज तो हमने सर ये देखा है कि ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ये भी नहीं आता, रेंट ऑन फैक्ट्री ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, यस ये आप लोग का कैपिटल नेचर है, क्योंकि बेटा पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हैं बेटा वो आप लोग कैपिटलाइज होता है। कौन सा एएस बोलता है बेटा, एएस 10 पीपी आप लोग का बात बोलता है, तो ये कैपिटल नेचर का होगा खर्चा। फिर इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय को वेंचर इट विल बी ट्रीटेड एज, मतलब को वेंचर कौन होता है, जॉइंट वेंचर में कोई एक वेंचर ने स्टॉक ले लिया, क्या ट्रीट करोगे उसको, ये समझोगे बेटा कि जॉइंट वेंचर ने इसको सेल कर दिया, क्योंकि देखो एक एंटिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये बोलता है कि जो ओनर है और बिजनेस दोनों अलग होते हैं। अगर ओनर ने भी सामान ले बेटा, या तो उसको ड्रॉइंग ट्रीट करोगे तुम लोग, या तो सेल ट्रीट करोगे। अब बेटा यहाँ पास तो को वेंचर है, ओनर तो दो है, तो उसको क्या ट्रीट करोगे, एज अ सेल ट्रीट करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर या तो एन एक्सपेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर टू बी इग्नोर्ड फ्रॉम द जॉइंट वेंचर इट बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल बुक्स ऑफ द को-वेंचर। देखो बेटा इसको आप लोग को इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी विल अपीयर, अब देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां अपीयर होगा, आपको अच्छे से पता है भाई, कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है जो बुक्स अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सिंगल एंट्री पड़ता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी चुपचाप बुक करना है। अब देखो अगर आपने इसको एंट्री मारा मिस्टर ए टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो भाई अगर आप ए को रिकॉर्ड कर ही डाल रहे हो तो काहे का कंटिंजेंसी है वो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि इससे पहले कि एक इंप्लॉय ने मुझे केस फाइल किया, ठीक है, अगर मैं उस इंप्लॉय जैसे उसका नाम है बी को मैं डेबिट करके या कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर लिख दूं तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया ना, एक्चुअल में काहे का कंटिंजेंसी, तो रिकॉर्ड तो नहीं होगा बेटा बुक्स में। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली होगा, ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो बेटा उसी का इसको एज अ नोट इन द बैलेंस शीट दिखाया जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है बच्चा लोग? फिर
इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, अब देखो इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या बोलते हो उसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस नहीं, ये तो शेड्यूल 3 का बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं बोलते, इनकम स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है। करेक्ट आंसर आप लोग का होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब आप डिसॉल्व करते हो फर्म को बेटा आप रिवोल्यूशन नहीं बनाते, गुडविल नहीं बनाते, आप बनाते हो रिलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रिलाइज करते हो आप पूरे एसेट्स को। ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, परचेस, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द ईच डिपार्टमेंट और कॉस्ट ऑफ सेल। देखो परचेस तो नहीं आएगा, अब नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स और या तो सेल्स, तो इसमें से तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा बेटा सेल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, कितना उन्होंने सेल किया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज लिंक्ड टू द सेल्स, उसके अंदर सेलिंग ओवरहेड भी बोला जाता है। क्लियर है बच्चा लोग। तो पार्ट 2 तुम लोग को यही खत्म होता है बेटा, जल्दी से खत्म करो, पार्ट 3 आप लोग का जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक।